ओके, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट किसे कहते हैं? मींस द डिवाइसेस विच आर द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ठीक है। बहुत सारे कंपोनेंट हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में और उनको बहुत तरीके से क्लासिफाइड किया जा सकता है। बट जो मेजर कैटेगराइजेशन है वो है एक्टिव कंपोनेंट एंड पैसिव कंपोनेंट। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को लें तो वो इन दोनों में से एक होगा, या तो एक्टिव कंपोनेंट होगा या तो फिर पैसिव कंपोनेंट होगा। ठीक है। एक्टिव कंपोनेंट किसे कहते हैं? एक्चुअली जो कंपोनेंट सर्किट में लगने के बाद सर्किट में एनर्जी को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो दोज आर कॉल्ड द एक्टिव कंपोनेंट। ठीक है। तो अभी एनर्जी को कंट्रीब्यूट कहाँ से करेंगे? इट मीन्स उनको काम करने के लिए पहले एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। उनको जिस तरह से मैंने सिंबल में दिखाया यहाँ पे, ये सर एक एक्टिव कंपोनेंट है। इनपुट आता है, आउटपुट जाता है, बट इट हैज़ द एडिशनल पावर टू वर्क ऑन इट, देन ओनली इट विल कंट्रीब्यूट इन द सर्किट एनर्जी। ठीक है। सो इसे हम जनरल टर्म्स में बायसिंग भी बोलते हैं। ठीक है। जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, SCR हो गया, मॉसफेट, FET, वैक्यूम, इन सबको बायसिंग की जरूरत पड़ती है। मीन्स इन सबको काम करने के लिए पहले एनर्जी की जरूरत पड़ती है, देन ओनली दे वर्क्स। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड द एक्टिव कंपोनेंट्स। इन जनरल ऐसा देखा गया है जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं वो सब ऑलमोस्ट सभी एक्टिव कंपोनेंट्स में आते हैं। ठीक है। डायोड्स हो गया जैसे, बट सम डायोड्स, नॉट ऑल डायोड्स, जैसे वैरेक्टर डायोड है, फोटो डायोड, स्कॉटकी डायोड, टनल डायोड्स, गन डायोड, और भी बहुत सारे डायोड, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनको क्लासिफाई किया जा सकता है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। एक्टिव कंपोनेंट बोलते किसको? पैसिव कंपोनेंट बोलते किसको? पैसिव कंपोनेंट वो होते हैं जिनको जो सर्किट में कोई एनर्जी कंट्रीब्यूट नहीं करते, बस लगाओ सर्किट में और एज यूजुअली एज पर देयर स्पेसिफिकेशन दे स्टार्ट वर्किंग। ठीक है। तो उनको पैसिव कंपोनेंट बोलते हैं। रेसिस्टर हो गया, सर्किट में लग गया तो अपने हिसाब से काम करेगा। कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर, रिले, रेक्टिफायर डायोड ऑल्सो। देखो डायोड यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक्टिव में ना, पैसिव में भी। तो इट डिपेंड अपॉन कि डायोड वहाँ क्या काम करे। जैसे पावर सप्लाई में है तो वहाँ एक्चुअली उसको बायसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, इट स्टार्ट डायरेक्टली वर्किंग, तो वो पैसिव डिवाइस होगा। लेकिन अगर ये डायोड कम्युनिकेशंस या फिर सिग्नल सिस्टम में कहीं लगा हुआ है, देन इट हैज़ नीड सम बायसिंग, सो वहाँ पर ये एक्टिव कंपोनेंट की तरह काम किया करेगा। एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट और वाइडली यूज्ड कंपोनेंट है रेसिस्टर। रेसिस्टेंस इसे कहते हैं हम। सो इसके बारे में, ये वेरी बेसिक कंपोनेंट है, किसी कोई भी सर्किट इसके बिना नहीं होता है। ठीक है। तो जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन क्या है? मोशन को रोकने का काम करता है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में रेसिस्टेंस भी होता है। ये करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है। ठीक है। तो इन जनरल द जॉब ऑफ रेसिस्टर इज टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो को अपोज करना होता है इसका बेसिक काम। ठीक है। एक्चुअल में ये रेसिस्टेंस नहीं होता है, रेसिस्टर होता है। रेसिस्टर इज ए डिवाइस या कंपोनेंट्स। रेसिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी को बोलते हैं, उसकी प्रॉपर्टी होता है। कौन डिसाइड करता है इसकी प्रॉपर्टी को? उसकी फिजिकल डायमेंशन अलॉन्ग विद द अदर थिंग्स आल्सो। ठीक है। एक टर्म्स और आता है रेसिस्टिविटी। देयर इज ए लिटिल डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज। ठीक है। रेसिस्टिविटी होता है जो उसकी मटेरियल डिसाइड करते हैं कि किस मटेरियल से वो रेसिस्टर एलिमेंट बना हुआ है। ठीक है। तो ओके, अब आते हैं जनरल थिंग्स अबाउट द रेसिस्टेंस इज दैट कि एक पैसिव डिवाइस है, मतलब इसको कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती है काम करने के लिए, और इसकी यूनिट ओम है। सिंबल उसका ये है। सर्किट में इसको इस तरह से दिखाया जाता है और इस पर लिखा रहता है उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है, उसकी वोल्टेज कितनी। कभी कभी क्या है, अगर छोटा रेजिस्टेंस है उस पर लिखने की जगह नहीं है तो उसमें कलर कोडिंग के माध्यम से भी उसको दिखाया जाता है कि उसकी कितनी वैल्यू का है। देयर इज ए टेबल फॉर दिस कलर कोडिंग, वी विल डिस्कस इट ऑन द लेटर ऑन ऑफ दिस वीडियो। एक बायडायरेक्शनल डिवाइस है, मतलब उसको सर्किट में किसी उसमें पोलरिटी नहीं होती। रेजिस्टेंस को ऐसे यूज़ करो चाहे ऐसे यूज़ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। AC और DC के लिए ये सेम बिहेव करता है, मतलब अगर 10 वोल्ट DC पे जैसे काम करता है 10 वोल्ट AC पे भी वैसे काम करेगा। सर्किट में कोई फेज डिफरेंस नहीं देता है। जब ये रेसिस्टिव सर्किट में कोई फेज डिफरेंस, अगर किसी सर्किट में रेसिस्टेंस लगा हुआ है तो वोल्टेज और करंट इन फेज में होती है। ठीक है। और कितनी पावर कंज्यूम करता है रेसिस्टेंस? दैट इज गिवन बाय VI cos phi, वेयर phi इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। क्योंकि इसमें फेज डिफरेंस 0 है, इसलिए cos phi इज इक्वल टू cos 0 इज इक्वल टू 1।
तो पावर डिसिपेटेड बाय रेसिस्टेंस इज इक्वल टू वी आई, या फिर हम इसको आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर आर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर को हम सीरीज सर्किट में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आई सर्किट करंट कॉमन होता है और पैरेलल में वोल्टेज कॉमन होता है, इसलिए इन सर्किटों को इसको इस्तेमाल किया जाता है। रेसिस्टेंस के जो वेरिएबल्स रहते हैं, मतलब रेसिस्टेंस किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है एज फार एज फिजिकल डायमेंशन इज कंसर्न, तो रेसिस्टेंस लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ज़्यादा लेंथ होगी तो ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा। इतने लंबे तार में करंट को फ्लो होने के लिए बेचारी वैसे थक जाती है तो करंट वैसे कम हो जाती है, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया इसका। अगर छोटा तार होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसलिए तार को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। लंबे तार का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब मोटा तार का रेजिस्टेंस कम होगा, पतले तार का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। वैसे भी देख लो, इसमें पानी फ्लो होना तो इसमें आसानी से फ्लो होगा, इसमें बड़ी मुश्किल से फ्लो होगा, जिसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो 1/a हो गया। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, प्रोपोर्शनल हटाने से रो L/A हो जाता है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A, वे रो इज अ रेसिस्टिविटी, किस मेटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। इट हैज़ कम ओवर हियर नाउ। और लेंथ और क्रॉस सेक्शन में इस तरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर के बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वी शुड प्रैक्टिस सो मेनी न्यूमेरिकल्स ओवर दिस फॉर्मूला एज वेल। ओके, जब हम रेजिस्टेंस को खरीदते हैं या रेजिस्टेंस के बारे में जानना चाहते हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं जो कि रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को डिफाइन करती है। एक होता है रेजिस्टेंस और एक उसकी वाटेज। रेजिस्टेंस ऐसा हो सकता है 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, 100 ओम, जो कुछ भी है, और वाटेज भी उस पर लिखा था, क्वार्टर वाट, हाफ वाट, 1 वाट से होता है, ठीक। नाउ अभी देखिए कि सपोज करो एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और भी पैरामीटर्स होते हैं इसके रेसिस्टेंस के, टॉलरेंस होता है, उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, बट हम जनरल चीज़ें जो है रेसिस्टेंस और वाटेज होता है। सपोज करो देखो ये एक रेसिस्टेंस है और ये इस तरह से सर्किट में जो रहा है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। जब तक करंट कंडक्टर में फ्लो हो रही है करंट को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे रेसिस्टेंस आया करंट फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस ओवर दिस डिवाइस। करंट को बहुत मेहनत करनी पड़ी, इसीलिए इसको जैग भी बनाया जाता है। करंट फाइंड जाती है करंट, बट बहुत मुश्किल हो जाता है इसको, ठीक है। तो जब करंट और रेसिस्टर के बीच में यहाँ पर फाइटिंग चल रही होती है तो उसमें हीट जनरेट होती है। उस हीट को मैं H से डिफाइन करता हूँ, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT, या फिर अगर पर सेकेंड हीट प्रोड्यूस करेंगे तो उसको P से भी डिसाइड कर सकते हैं, आई स्क्वायर R से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब इसमें करंट पास होती है तो इसमें हीट जनरेट होती है। रेजिस्टेंस पास नहीं होने दे रहा, करंट पास होना चाहिए, तो उनके बीच में फाइटिंग होगी, उसमें हीट जनरेट होगी। अगर वो हीट इसकी वाटेज वैल्यू से कम है देन इट इज ओके, मतलब जितनी हीट जनरेट हो रही है उतनी हीट डिसिपेट हो रही है, ठीक है, इट्स ओके। बट अगर हीट जनरेट इज ग्रेटर देन इट्स वाटेज कैपेसिटी, जो इसकी वाटेज है उससे ज़्यादा हो गया तो ये थोड़ी देर बाद जल जाएगी। इतनी हीट जनरेट होगी कि वो हीट एक्यूमुलेट हो गया, लास्ट में इसके कंपोनेंट को जला देगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसलिए सर्किट को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उसकी जो यहाँ पर हीट है वो उसकी वाटेज से कम रहे। अब सर्किट में एक रेजिस्टेंस तो लगेगा नहीं, कई रेजिस्टेंस लग सकते हैं, तो उनके दो कॉम्बिनेशन बनते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सपोज करो दो रेजिस्टेंस R1 और R2 हैं, उनकी पावर P1 एंड P2 है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा, और दोनों की पावर कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2, ठीक है। तो इस तरह से हम सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस इस तरह से जुड़े होते हैं, ठीक है। अगर पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो उनका टोटल रेजिस्टेंस RT होगा 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो इसमें ऐसा देखा गया कि टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस है तो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा ना, टोटल रेजिस्टेंस उससे भी कम हो जाएगा। दिस इज गिवन बाय दिस स्पेसिफाइड फॉर्मूला, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चे लोग उसको कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं कि व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस, बहुत टाइम लग जाता है उसमें। तो जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि जो सबसे छोटी वैल्यू का रेजिस्टेंस है उससे छोटा, उससे कम होती है उसकी टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू, ठीक है। नाउ अभी देखो ये था अभी तक प्रैक्टिकल दिस जनरल कंसिडरेशन, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द रेजिस्टेंस। अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आ जाते हैं। डेली लाइफ में अप्लायंसेस हमारे घर में होते हैं, ठीक है। तो उस पर दो चीज़ें जरूर लिखी रहती हैं, कोई भी अप्लायंसेस आप ले लो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक वोल्टेज लिखा रहता है, एक वाटेज लिखा रहता है, ठीक है।
तो वो वोल्टेज 220 वोल्टेज कॉमन है, सब कहते हैं वॉटेज इज इक्वल टू 1, मतलब जिसका वॉटेज ज़्यादा होगा ना उसका रेजिस्टेंस कम होगा। देखो जैसे ये तो एक बल्ब है 100 वाट 220 वोल्ट लिखा हुआ है इसमें, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा हम निकालते हैं, P इक्वल टू V²/R से निकालते हैं इसका फॉर्मूला, तो ये निकालता है 484 ओम। इसी तरह से अगर इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं तो 968 ओम रेजिस्टेंस आता है। तो देखो 100 वाट वाले का तो 468 है, 50 वाट वाले का 968 है, तो वाटेज जिसका वाटेज ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। ओके, अब देखो घरों में हम जो है, जो ये आपको भी पता होगा कि घरों का जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज या फिर वायरिंग होती है वो पैरेलल में होती है, सीरीज में नहीं होती। सीरीज में क्यों नहीं होती? एक तो पहला ये है कि सीरीज में अगर एक भी डिवाइस ऑफ होता है तो सारे डिवाइसेस ऑफ हो जाती है, ठीक है, पहले बात तो ये है। दूसरा ये है कि देखो अगर ये 100 वाट और 50 वाट का मैंने दो अप्लायंसेस सीरीज में जोड़े हैं 220 वोल्ट की तरफ से, इसमें 150 मिली एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ देखो पावर डिसिपेटेड बाय दिस 100 वाट कितना होगा, P इक्वल टू I²R। देखो सीरीज में मैंने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया, तो 150 मिली एम्पीयर इंटू R इज 10 वाट, और 50 वाट वाले का पावर डिसिपेशन कितना होगा I²R, ये 21 वाट। देखो 50 वाला जो है 21 वाट जनरेट कर रहा है, 100 वाला 110 वाट जनरेट कर रहा है। मतलब सीरीज कम्बिनेशन में जो ज़्यादा वाटेज वाला होगा वो कम ग्लो करेगा और कम वाट वाला ज़्यादा ग्लो करेगा। दिस इंपॉर्टेंट थिंग वर्थ नोटिंग। पावर ऑफ 50 वाट bulb is more than power dissipated by 100 watt bulb is okay, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होगा। देखो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने जोड़ दिए हैं, तो जो 100 वाट वाला बल्ब होगा उसका पावर देखो P100 इज इक्वल टू V² 100 वाट और P50 इज इक्वल, मतलब जितनी वाटेज का है उतनी वाटेज वो पावर डिसिपेट करेंगे अगर सेम वोल्टेज उस पर अप्लाई कर रखी है, ठीक है। ओके, एक शॉर्ट सर्किट आता है एक टर्म्स हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कि शॉर्ट सर्किट है वो क्या होता है। देखो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सपोज करो देखो ये अप्लायंसेज हैं बहुत सारे पैरेलल में जुड़े हुए हैं घर के, इधर लाइट है, फैन है, टीवी, मोटर, गीजर एक्सेट्रा है, और ये सब एक MCB के थ्रू जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं और मीटर के थ्रू वोल्टेज से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अभी देखो सपोज करो टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, जैसे जैसे हम अप्लायंसेज ऑन करते जाते हैं सर्किट जो है ये रेजिस्टेंस उसका रेजिस्टेंस सर्किट में इंक्लूड होता जाता है और यहाँ से वो उतनी एडिशनल करंट खींचने लग जाता है, तो मीटर उस करंट को नाप के उस हिसाब से आपका बिलिंग करता है। तो इसमें सपोज करो आपने जितने भी अप्लायंसेज यूज करें उनका टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सपोज करो एक एलिमेंट शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट तो उसका रेजिस्टेंस 0 हो गया, तो किसी एक को मैंने 0 कर दिया, 0 कर दिया तो 1/0 इक्वल इन्फाइनाइट, तो 1/RT इक्वल टू टोटल मिलकर इन्फाइनाइट हो गया, 1/RT इक्वल टू इन्फाइनाइट, तो RT इक्वल टू 0, मतलब टोटल रेजिस्टेंस विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज ए 0। अगर टोटल रेजिस्टेंस 0 हो गया तो सर्किट करंट कितनी होगी, इन्फाइनाइट होगी। अब जब इन्फाइनाइट करंट फ्लो होगी I²RT कितना होगा, इन्फाइनाइट का स्क्वायर कितना होगा, हीट कितनी जनरेट होगी, इनोमस हीट विल बी जनरेटेड दैट वी कॉल्ड एज ए फायर, ठीक है। और इस तरह से यहाँ से इस फॉर्मूले से पता चलता है कि जब टोटल रेजिस्टेंस 0 हो गया तो इसका पावर इन्फाइनाइट हो गया, इनोमस पावर इज बीन जनरेटेड ओवर देयर। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑफ द रेजिस्टेंस। एक चीज़ और रह गया, इसमें कलर कोडिंग का टेबल देखिए, यह है कलर कोडिंग का टेबल। इसमें जितनी रिंग होती है, फर्स्ट रिंग किस कलर की है उसके अकॉर्डिंग उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, सेकंड रिंग जिस कलर की है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, थर्ड रिंग वो 10 टू द पावर उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और जो लास्ट का फोर्थ रिंग है वो गोल्ड, सिल्वर या नो कलर कोई एक होता है, उसको उसकी टॉलरेंस को डिसाइड करता है। देखो जैसे ये रेजिस्टेंस है, इसमें पहला रिंग जो ग्रीन कलर का था तो ग्रीन कलर वाला 5 हो गया, दूसरा रेड कलर का है तो रेड कलर दूसरा रिंग 2 हो गया, तो 52 हो गया। तीसरा रंग ऑरेंज का रहा है, ऑरेंज 10 टू द पावर 3, तो 52 इंटू 10 टू द पावर 52 किलो ओम प्लस माइनस 10%, चूँकि ये सिल्वर कलर का है तो सिल्वर कलर शो द टॉलरेंस ऑफ 10%, तो 52 47 से 57 ओम के बीच में ये रेजिस्टेंस काम करेगा। दिस वाज ऑल अबाउट ऑफ द रेजिस्टेंस of general technical and general analysis of the resistance. There are so many things, so many more things to tell about the resistance, but video unnecessary लंबा हो जाएगा। In later videos I will go in more depth of the resistance। आपको बहुत अच्छा लगेगा resistance और क्या क्या कर सकता है, क्या क्या उसकी एनालिसिस होती है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।